हेलो हाय नमस्ते आदाब, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडीएस एजुकेटर में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेशन एंड डाइवर्सिटी, क्योंकि इसकी एक कल क्लास हुई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर एक क्लास देख सकते हैं। ठीक है, और कल छूटा हुआ जो क्लास था उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हम बात कर रहे थे डाइवर्सिटी पर, हम बात कर रहे थे। ठीक है, हमने देखा था डाइवर्सिटी में हमने क्या पढ़ा था कि जब भिन्नताओं के साथ समानताओं का मिश्रण होता है तो डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी। तो आपके एनसीईआरटी में दो केस स्टडी दिया है, जो जियोग्राफिकल कंडीशन की अगर बात करें तो दो आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो कल हमने बात किया था लद्दाख के बारे में, हमने पढ़ा था लद्दाख के बारे में हमने पढ़ा था। लद्दाख हाई एल्टीट्यूड पर है। हाई एल्टीट्यूड पर होने की वजह से वहाँ बारिश कम होती है। ठीक है, वहाँ पर बारिश कम होती है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? कोल्ड डिजर्ट बोला जाता है। जाहिर सी बात है कि हाई एल्टीट्यूड पर है तो जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होता है, ऊपर जाता है तो टेम्परेचर लो होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बारिश कम होती है। अब जहाँ बारिश कम होगा वहाँ पे ग्रास लैंड कम होगा, तो वहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है, वहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि ना होकर क्या है? पशुपालन है। हमने ये भी देखा था कि वहाँ क्या करते हैं? पश्मीना नाम की बकरी पालते हैं, उससे शॉल वगैरह मिलता है। ठीक है, उससे क्या बनता है? शॉल देखने को मिलता है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे केसर सागा, हमने केसर सागा के बारे में पढ़ा था। केसर सागा क्या है? तिब्बत का एक महाकाव्य है। तो तिब्बत का जो प्रभाव है वो लद्दाख पर भी पड़ता है। जो तिब्बत का जियोग्राफिकल कंडीशन है, जो स्थिति है, उसका प्रभाव हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो हमें लद्दाख में भी देखने को मिलता है। इसीलिए लद्दाख को क्या कहा जाता है? छोटा तिब्बत कहा जाता है। हमने ये भी वहाँ देखा था कि वहाँ मुस्लिम और बुद्धिज्म लोग क्या हैं? ज़्यादा हैं। तो आपको ये डाइवर्सिटी वहाँ देखने को मिल रही है। तो अब हम बात करेंगे केरल के केस स्टडी पर। केरल की बात अगर करें तो आपको पता है कि केरल क्या है? केरल एक तटीय राज्य है, मानसूनी क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश होती है, पहाड़ियाँ हैं, समुद्र तट का है। तो यहाँ की डाइवर्सिटी क्या है? यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? वो मानसूनी है। ठीक है, समुद्र तट पर है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ का जो खान पान होगा लद्दाख की खान पान की तुलना से क्या होगा? कुछ अलग होगा। अब तटीय एरिया है तो यहाँ मछली का सेवन किया जाता होगा, चावल का भी सेवन किया जाता होगा। ठीक है, नारियल नारियल का भी, कोकोनट का भी इस्तेमाल होता होगा। तो ये हमें क्या देखने को मिल रहा है? ये हमें डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा है। यानी कि मसालों की खेती के लिए भी बढ़िया है। ठीक है, नारियल की खेती, चावल का पैदावार। ठीक है, जैसे केरल में हम बात करें, जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है, इधर राखी मनाई जाती है। ठीक है, राखी मनाया जाता है। अगर नाथ की बात की जाए तो भाई केरल की वही बात करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये जियोग्राफिकल स्थिति के अनुसार। हमने क्या पढ़ा था कि डाइवर्सिटी क्या होता है? जब हम अपने भौगोलिक स्थिति में क्या कर लेते हैं? सामंजस्य बैठा लेते हैं तो डाइवर्सिटी का जन्म होता है वहाँ से। ठीक है, तो केरल में एक फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सा फेस्टिवल? तो ओडम। ठीक है, अगर वहीं पोंगल की बात की जाए तो पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो केरल में ओडम नाम का त्यौहार मनाया जाता है। इसमें होता क्या है? इसमें एक नाव प्रतियोगिता का आयोजन होता है, यानी कि बोट कंपटीशन होता है, बोट रेसिंग इसमें होती है। हमने लद्दाख में क्या देखा था कि वहाँ पे मुस्लिम और बुद्धिज्म लोग क्या करते हैं? एक साथ रहते हैं। वहाँ पे ये जो दो जातियाँ हैं आपको देखने को मिलती है। वहीं केरल की हम बात करें तो केरल में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और पारसी सभी धर्म के लोग आपको देखने को मिलते हैं। हमने बात किया था ना कि भारत में अगर बात करें कि 8 प्रमुख धर्मों के लोग के अनुयायी यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। तो ये क्या है? ये भारत की डाइवर्सिटी है। इतनी विविधताएं होने के बाद भी क्या है? उसमें कुछ ना कुछ समानताएं हमें एक करती है। ठीक है, इस बात को हम समझ पाएंगे। ठीक है, आगे देखें। ऐसा माना जाता है, अब ईसाई अगर हम कहें कि आपको केरल में क्या दिखाई देता है? आपको केरल में ईसाई दिखाई देता है, ईसाई धर्म दिखाई देता है। ठीक है, यानी क्रिश्चियन लोग दिखाई देते हैं, पारसी लोग दिखाई देते हैं। तो अगर ईसाई धर्म की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के एक शिष्य, जिनका नाम क्या था? सेंट थॉमस। क्या नाम था उनका? सेंट थॉमस। लगभग 2000 साल पहले भारत आए। ठीक है, और इन्हें ही भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय माना जाता है। तो जब से जो सबसे
अगर पुरानी क्रिश्चियनिटी की बात की जाए तो सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिली थी, तो हमें केरल में देखने को मिली थी। वहीं अगर हम बात करें 14वीं सदी की बात करें, यानी कि 14 सेंचुरी की बात करें, तो 14 सेंचुरी यानी कब की बात हो रही है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। कौन? मोरक्को का एक यात्री आया था, मोरक्को यानी अफ्रीका से एक यात्री आया था जिसका नाम क्या था, इब्न बतूता। इब्न बतूता क्या बताता है, बताता है कि केरल में जो मुस्लिम समुदाय की अच्छी स्थिति को बताता है। यानी कि वो क्या देखता है, अपनी बुक, इसने अपनी एक बुक लिखा था, रेहला नाम की इसने बुक लिखी थी, और उस बुक में केरल के मुस्लिमों के बारे में लिखता है। कहता है कि केरल के जो मुस्लिम हैं उनकी स्थिति के बारे में बताता है कि उनकी स्थिति कैसी है, अच्छी थी, इसके बारे में वो वर्णन करता है। तो हम इस बात से ये समझ पा रहे हैं कि भारत में आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलेंगी, लेकिन इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी क्या है, इतनी भिन्नताएं होने के बाद भी हमारे अंदर क्या है, हम लोगों के अंदर समानताएं हैं, जो कुछ ना कुछ ऐसी समानताएं हैं जो हमें जोड़ती है, हमें एक करती है। तो वही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि अलग अलग हम जियोग्राफिकल लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं। जियोग्राफिकल लैंड के हिसाब से हम क्या है, अलग हैं, लेकिन ओवरऑल क्या है, हम सब भारतीय हैं। हमारी विविधताएं क्या है, एक एकता है, ठीक है। वहीं अगर यहां से प्रश्न एक बार सीटेट में बना था, ये पूछ सकता है कि केरल में मछली पकड़ने के लिए, ठीक है, केरल में मछली पकड़ने के लिए एक खास किस्म का जाल का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है चीनी वाला। ऐसा हो सकता है कि चीनी लोगों द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया, उसी के नाम पर पड़ा ये चीनी वाला। तो चीनी वाला क्या है, चीनी वाला मछली पकड़ने के लिए एक खास किस्म का जाल है, इससे क्वेश्चन सीटेड में बना हुआ है, चीनी वाला से। और दूसरा एक और प्रश्न पूछता है, ठीक है, कि केरल में मछली तलने के लिए एक खास किस्म के बर्तन का इस्तेमाल होता है जिसको हम चीना चट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीना चट्टी बोलते हैं। तो इतनी बातें हमने डाइवर्सिटी के बारे में समझा। दो आपके एनसीईआरटी में केस स्टडी दिया है जो आपको जियोग्राफिकल कंडीशन यानी स्टेटस के बारे में बताता है, ठीक। अगर हम वहीं अब बात करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव आता कैसे है, हमारे अंदर भेदभाव आता कैसा है, हम लोगों के अंदर भेदभाव कैसे आता है। तो दो चीजें होती हैं, एक बात समझ लीजिए, एक होता है प्रेजुडिस, ठीक है, प्रेजुडाइस यानी कि पूर्वाग्रह, और दूसरा होता है रूढ़िवादी धारणा यानी कि स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है। यानी कि पूर्वाग्रह का मतलब ये होता है कि पहले से, क्या मतलब, पहले से कोई राय बना लेना, यानी पहले से ही हम क्या कर लेते हैं, राय बना लेते हैं, वो भी कैसा राय, नकारात्मक राय। जैसे आपने देखा होगा, कहा जाता है कि गांव के जो लोग होते हैं वो गंवार होते हैं, ऐसा क्या है, पूर्वाग्रह है पहले से। तो ऐसी नकारात्मकता क्या है, ये सोच है, ठीक है। अब ये भी पूर्वाग्रह है, आप समझ सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं पहलवान, तो आप ईमानदारी से बताइएगा, सबसे, अगर मैं पहलवान वर्ड का यूज करता हूं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता होगा, आपके दिमाग में इमेज छपता होगा मेल का, ठीक है। पहलवान शब्द से आपको ये समझ में आ रहा है कि पहलवान का मतलब मेल, क्या महिलाएं पहलवान नहीं होती है। तो ये ऐसी जो सोच हमारे अंदर आती है, कैसे आती है, तो पूर्वाग्रह से, पहले से ही हम क्या कर लेते हैं, एक धारणा तैयार कर लेते हैं, और वही जो प्रेजुडाइज है यही क्या करती है, भेदभाव को जन्म देती है, ठीक है। हम क्योंकि जो पूर्वाग्रह होता है वो उसकी क्षमता को देखने से क्या कर देता है, सामने वाले की क्षमता को देखने से, उसकी योग्यता को देखने से रोकता है पहले ही, क्योंकि हमने पहले ही क्या कर लिया है, उसके बारे में एक नकारात्मक बना लिया, ठीक है, यानी नकारात्मक ख्याल बना लिया है, ठीक। अब वही रूढ़िवादी धारणा की बात करें, स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब क्या, महिलाएं जहाज नहीं चला सकती, महिलाएं ट्रेन नहीं चला सकती, ठीक है, महिलाएं क्या करती हैं, स्कूटी चलाती हैं, बुलेट नहीं चला सकती। तो ये क्या है, एक तरीके से हम लोगों के अंदर क्या है, एक स्टीरियोटाइपिंग है, क्या है, रूढ़िवादी धारणा है, ठीक है, ये क्या है, रूढ़िवादी धारणा है। तो अगर रूढ़िवादी धारणा को हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि लोगों को एक छवि में बांध देना, क्या करना है, एक छवि में बांध देना, पहले से ही आप क्या कर लेते हो, ये निर्धारित कर देते हो, ठीक है, ये निर्धारित कर देते हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कोई लड़का चोट लगी रोने लगे
तो कुछ लोग कह देते हैं क्यों लड़कियों की तरह रो रहे हो। इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि लड़का जो होता है वो हार्ड होता है और लड़की जो होती है वो सॉफ्ट होती है। यानी रोने का काम कौन करती है? लड़कियां करती है, लड़के रोते नहीं है। आपने सुना होगा मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, दर्द सबको होता है। ठीक है, दर्द सबको होता है। तो ये एक तरीके से क्या है, ये एक रूढ़िवादी धारणा है कि लड़कियां प्लेन नहीं चला सकती। ठीक है, लड़कियां पहलवान नहीं होती। ये क्या है? रूढ़िवादी धारणा है जो हमें क्या कर लेता है, लोगों को एक छवि में बांध देता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।